चलो माय डियर्स, आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ केंद्रित करिए, क्योंकि जिसका ध्यान यहाँ पर पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा वही बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज इजीली कर पाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज के इंट्रोडक्शन को मैं दो इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ, जिसका पहला हिस्सा होने वाला है जो चैप्टर चालू नहीं करूंगा, और जो दूसरा हिस्सा होगा जहां पे एग्जैक्ट चैप्टर चालू किया जाएगा। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज की थ्योरी को दो इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एबीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एबीटी जैसा कि आपको पता है किसी की जिंदगी में आ चुका है, किसी की जिंदगी में आने वाला है। एप्लीकेशन बेस्ड है, जिसके अंदर एक 5 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन होता है फॉर्मेट। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज वी शुड नो कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता कैसे है, दिखता कैसे है, बनाया कैसे जाता है, कौन कौन से उसके टाइप्स हो सकते हैं, कैसे उसकी क्वालिफिकेशंस हो सकती है, एक्सेप्टेंस कैसे हो सकता है, डेट ऑफ बिल क्या होता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है, वो सभी चीजों पर इंपॉर्टेंट बातें की जानी जरूरी है। इसलिए जो पहला लेक्चर होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए और आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है। तो आज का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड रहेगा सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिस्कस करना, बातचीत करना, डेट्स की कैलकुलेशन करना, फॉर्मेट की कैलकुलेशंस करना, फॉर्मेट बनाना, फॉर्मेट ड्रॉ करना, कैसे बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करता है उस पर, ताकि बार बार इस पर कोई डिस्कशन ना आए। और जब भी अगर कोई क्वेश्चन अगर हम जर्नल एंट्री का सॉल्व करने जाए तो आपके ध्यान में ये जरूर रहना चाहिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज बनता कैसे है, ठीक है, और कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व रहने वाली है, वो सभी चीजों पर डिटेल डिस्कशन पहले लेक्चर में हो जाना चाहिए। सो बिल ऑफ एक्सचेंज की जब हम लोग बात करते हैं तो सवाल ये पैदा होता है, व्हाई बिल ऑफ एक्सचेंज इज नेसेसरी। धंधा अच्छा खासा चली तो रहा था, सो बिल ऑफ एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ी? द लॉजिक इज वेरी क्लियर कि when we are buying and selling of goods and services between two parties, जब दो लोगों के बीच में किसी भी तरीके का आदान प्रदान होता है, ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप कहीं पे खड़े रह के फोन एक्सचेंज करते हो, वर्ड्स एक्सचेंज करते हो, थॉट्स एक्सचेंज करते हो, अपनी बातों को दूसरों के सामने रखते हो, उसी तरीके से रियल वर्ल्ड में, रियल मार्केट के अंदर गुड्स का एक्सचेंज होता है। एक बंदा बेचता है, दूसरा बंदा खरीदता है, खरीदने वाला खरीदेगा, बेचने वाला बेचेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, जो बेचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलर। और जो खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? बायर। इतना हमको पता कि सेलर और बायर में कौन सा रिलेशन होता है? सब बाइंग और सेलिंग का रिलेशन होता है। जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड। क्या बोलते हैं? ट्रेड। बायर और सेलर के बीच में जो व्यापार होता है उसको बोलते हैं ट्रेड। जहां पे सेलर बेचने के लिए बैठा है और बायर खरीदने के लिए बैठा है। तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज की जरूरत कहां पड़ी, जरा ध्यान से सुनो। मानो सेलर अपना सामान बेच रहा है, सेलर क्या कर रहा है? अपना सामान बेच रहा है, कोई भी एक प्रोडक्ट है वो सेलर क्या कर रहा है? बेचना चाहता है। सेलर इज वांट टू सेल द प्रोडक्ट एंड बायर इज वांट टू बाय द प्रोडक्ट। सेलर माल बेचना चाहता है, बायर माल खरीदना चाहता है। ये दोनों के बीच में एक ट्रांजेक्शन होगा। वो ट्रांजेक्शन क्यों होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ सेल। किसकी वजह से? अरे मैं बेचूंगा ही नहीं तो तू खरीदेगा क्या? तेरा खरीदना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, मेरा बेचना इंपॉर्टेंट है। समझा? खुशियों के खरीदार बहुत आएंगे, लेकिन मेरी खुशियां खरीदने की औकात होनी चाहिए। समझा? मैं मेरी खुशियां बेचना चाहता हूं क्या? पहले ये तो डिसाइड कर। मैं जो चीज तुझे दे रहा हूं, कुछ ऑफर करना चाहता हूं, इफ इट इज नॉट फॉर सेल तो खरीद के करेगा क्या? सो सेलर वॉन्ट्स टू सेल द प्रोडक्ट। अगर कोई बेच रहा है तो ही तो कोई खरीदेगा। सो ये बाइंग और सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेल। सेलर। अगर सेलर इंपॉर्टेंट है तो सेल हो जाएगा। अब सेलर ने सेल किया, बायर ने बाय किया, बट बदले में क्या मिलेगा? पैसा। तो बाइंग और सेलिंग में सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कैश ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन?
भाई साहब मैं बेचूंगा तो खरीद लेना, बदले में बीच में क्या मिलना चाहिए अपने को? पैसा। इफ द कैश ट्रांजेक्शन इज इन्वॉल्व, तो सप्लायर जो सेलर है वो मेरा क्या बन जाएगा सर? सप्लायर, या सेलर बोलेंगे तो भी चलेगा, सप्लायर बोला तो भी चलेगा। और जो खरीदने वाला है वो मेरा कस्टमर है, और कस्टमर कभी भी बार्गेनिंग नहीं करता, कस्टमर कभी भी उधारी नहीं लेता, ऐसा बोला जाता है। तो सप्लायर और कस्टमर दो इंपॉर्टेंट पार्टी हो गई, बट ये दोनों में क्या इन्वॉल्वमेंट है बेटा? कैश। सामान बेचेगा पैसा मिलेगा, सामान खरीदूंगा पैसा देना पड़ेगा, कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। कहानी कहां पर आकर खराब होती है पता है? रिलेशन कब खराब होता है पता है? जब पैसा उधारी होता है। जब तक कैश ट्रांजेक्शन था तब तक तो सब अच्छा होता है ना? लेकिन जैसे ही पैसा मांगा, क्या सर भाग के जाएंगे क्या हम लोग? हाँ, मैं तो ऐसा बोलता हूँ। कोई मेरे को पेरेंट्स आके बोलता ना, सर आपको मेरे पे भरोसा नहीं होता तो दे दिए होते अभी तक। क्या सर हम भाग के जाएंगे? शायद, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक सिंपल है ना। इफ आई एम चार्जिंग XYZ अमाउंट, यू शुड डिवाइड बाय 10, 10 में डिवाइड कर, तो तेरे को एक मंथली इंस्टॉलमेंट मिलेगा। अगर तुमको ऐसा लगता है कि चलो बहुत ज्यादा अमाउंट है तो तुम यू कैन पे इजीली मंथली मंथली मंथली, एक आध इंस्टॉलमेंट स्किप हुआ तो वी कैन अंडरस्टैंड। और जिसको देना ही नहीं है वो एक पहला इंस्टॉलमेंट ही नहीं देगा। तो व्यापार में क्या बोलते हैं, जो उधारी रखता है वो बर्बाद है। उधारी या क्रेडिट वो जादू है जिसको देने के बाद उधारी लेने वाला गायब हो जाता है। ऐसा बहुत सारा सुना रहेगा। वैसे इधर भी होता है कि खरीदने वाला खरीद रहा, बेचने वाला बेच रहा है। जो खरीद रहा है वो बोलता है भैया पैसा मैं कल दे दूंगा, पर उसका कल कभी आता नहीं है। सो प्रॉब्लम कैश ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं, प्रॉब्लम क्या है सर? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अरे कौन सा ट्रांजेक्शन? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इस क्रेडिट जैसे ही आपने उधार मांगा, वैसे ही ये सप्लायर आपकी जिंदगी में बन गया क्रेडिटर, और आप उसके लिए बन गए डेटर्स। क्या बन गए सर? डेटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर, डेटर्स और क्रेडिटर, डेटर्स और क्रेडिटर। नाम पहली बार सुना है क्या? अरे पहली बार नाम सुन रहे हैं क्या? नहीं, बहुत बार आया ना। जिंदगी तो इधर से बीती है। 11वीं में जब आए थे, पहला चैप्टर खोला था तो कुछ इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले डेटर और क्रेडिटर नाम ही सुना था। डेटर वो व्यक्ति होता है जो आपसे सामान खरीदता है, लेकिन उधारी। तुम सब मेरे क्या हो? डेटर्स हो, और मैं तुम्हारा क्या हो? एक्सेप्ट जिसने पूरा फीस भर दिया हो। एक्सेप्ट जिसने पूरा पैसा भरा उसको छोड़ के, जिसने पूरा पैसा भर दिया वो मेरा कस्टमर, और जिसने उधारी रखा है वो मेरा डेटर्स। समझा? उस वैसे ऑपोजिट सोचो। तुम्हारी जिंदगी में मैं या तो सप्लायर हो सकता हूं या फिर क्रेडिटर हो सकता हूं। पैसा दिया होगा तो सप्लायर, उधारी रखा है तो क्रेडिटर। जब देखो पैसा मांगता रहता है सप्लायर। क्रेडिटर का काम ही वही है, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। समझा? बोलते रहना। क्लियर है? अब मुझे सच सच बात बताओ, क्या मुझे तुम पर भरोसा है? हाँ या ना? नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा। सर आपके एक्सप्रेशन मैच ही नहीं करेंगे भाई। पैसे के मामले में तो कभी ऐसा पढ़ने ही नहीं। क्रेडिटर को डेटर पे शायद ही भरोसा है। इस वजह से कानून बोलता है तूने सामान बेचा? बोला हाँ बेचा। क्या सबूत है? बोला मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। उस प्रूफ के लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉमिसरी नोट। क्या बनाते हैं सर? प्रॉमिसरी नोट। उस प्रॉमिसरी नोट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ढांचे में जैसे ही डाला जाता है, इट इज बिकम बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल बनाने का, इस बिल को हम प्यार से कहते हैं ट्रेड बिल। क्या बोलते हैं सर? और जो बिल बनाता है वो बन जाता है ड्रॉवर। कौन बन जाता है बेटा? ड्रॉवर। द मेकर ऑफ अ बिल विल बी नोन एज ड्रॉवर। ड्रॉवर जो होता है वो मेकर ऑफ अ बिल होता है।
अरे मेकर ऑफ अ बिल, जिसने माल बेचा वही बिल बनाएगा। ऐसा लग के दुकान पे गए, सामान खरीदा है, बिल तुम बनाते हो क्या? कौन बनाता है? दुकानदार, क्योंकि वो बेच रहा है। ही वॉन्ट्स टू सेल द प्रोडक्ट, जो सेलर है वही बिल बनाएगा। किसके नाम पे बिल बनाएगा? कस्टमर के नाम पे। अब कस्टमर के नाम पे बिल बना तो बिल देके पैसा लेके भगा देते तुम लोग को, सही कि नहीं? लेकिन यहाँ पे हम लोग कैश ट्रांजेक्शन की बात, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो यहाँ पर ड्रॉवर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब मेकर ऑफ अ बिल। जिसके नाम पे बिल बनेगा वो होगा ड्रॉवी। अरे जिसके नाम पर बिल बनेगा वो होगा ड्रॉवी। जो होता है वो होता है एक्सेप्टर ऑफ अ बिल। कौन होता है सर? एक्सेप्टर ऑफ अ बिल। बिल का एक्सेप्टर, कि हाँ मैंने उधारी लिया है। तो समझा? फिर से बोल रहा हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी इन्वॉल्व होते हैं सर? दो, सेलर और बायर। सेलर और बायर। दोनों सेलर और बायर कब तक चलेंगे बेटा? जब तक, अब बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, पैसा जब तक इन्वॉल्वमेंट है तब तक मैं सेलर, तुम बायर। पैसा दे लेके निकल, चल, खत्म, माल खत्म। हाँ है ना? लेकिन उधारी प्रॉब्लम कब आता है? जब उधारी आती है। क्या आती है? और उधारी लेने वाला बंदा गायब हो सकता है कभी भी। तो अगर फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया तो सबूत होना चाहिए ना कि तुमने माल बेचा है। तो क्या सबूत है? सर मैंने माल बेचा तो वो बंशीलाल के बाजू में, बंशीलाल से पूछो, उसके सामने बेचा था। कोर्ट बोले कौन बंशीलाल? मेरे को क्या पता। सर वो चुन्नीलाल को पूछो। अब कोर्ट जो जज है वो बोलेगा वो चुन्नीलाल कौन है? मेरे को क्या पता। तेरा बंशीलाल चुन्नीलाल उस पर मैं मानने वाला नहीं हूं। मुझे क्या दे? सबूत। तो सबूत के लिए बनाएगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज। सर वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज दिखता कैसे, उसी पर ये पूरा का पूरा लेक्चर होने वाला है। कैसे बनाया जाता है, कौन बनाएगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, कब एक्सेप्ट करेगा, कितने रुपए के लिए एक्सेप्ट करेगा, ये सारी चीजें इसमें कवर की जाएगी। ठीक है? क्लियर हो गया बेटा? हाँ है ना? बिल ऑफ एक्सचेंज का ओवरव्यू समझ में आया, क्यों बनाया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज? अरे समझा क्या? तो अभी बताओ, जिसका जिसका बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना है बताओ। मतलब समझ गया का? इशारा बता दिया ना? जिसका जिसका बकाया लाकर दे दो, और ना बिल ऑफ एक्सचेंज बनाऊंगा। सर मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज बाउंस हो गया तो क्या, क्यों बना रहे हो? सर आपको भरोसा नहीं है तो बनाने का क्या फायदा? कोई टेंशन नहीं। इन केस इफ यू आर डिसऑनरिंग मतलब बाउंस करते हो तुम अगर बिल ऑफ एक्सचेंज, सो आई कैन क्लेम और आई कैन सू मतलब केस कर सकता हूं। SUE वाला, हाँ, SOO या SU वाला नहीं। मैं तुम्हारा को कोर्ट में घसीट सकता हूं। किस बेसिस पर? इस बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पर कि इसने मुझसे सामान लिया था, इसने प्रॉमिस किया था। ठीक है? वो गाना सुना है तुम लोगों ने? क्या हुआ तेरा वादा, लेते समय क्या बोला था? भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ? और जैसे ही सामान ले लिया बंदा, गाना इधर से हटके इधर आ गया, है ना? सामान लेने से पहले ठीक है, सामान लेने से पहले ड्रॉवी चिल्ला रहा है, सुन रहा है ना? तो ठीक है, सामान लेने के लिए रो रहा है और सामान देने के बाद ये ढूंढ रहा है कि भाई तू मिलेगा कब। तो इस केस से उबरने के लिए, ये चीजें उबरने के लिए बंदे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी भी किसी भी तरीके का लीगल कंप्लायंस अगर आ गया तो भाई मेरे पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने इसको सामान बेचा था। क्योंकि उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन होती है किसकी? ड्रॉवी की। ड्रॉवी मतलब कौन? कस्टमर। अरे समझा? अरे यस और नो? बात समझ में आ गया? सो व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? इट इज अ रिटन ऑर्डर। इट इज अ रिटन ऑर्डर। रिटन मतलब लिखित तौर पर होता है। यहाँ पे तेरा मेरा प्रॉमिस चलेगा नहीं। होता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड निब्बा निब्बी लोग करते हैं ना। सुनो,
मैं तुझसे कसम खा के बोलता हूँ, माँ की कसम खा के बोलता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। निब्बी बोलती है, निब्बी सुनो, तुम लोग अभी घुसो मत इधर, मेरा स्टोरी सुनो। तो निब्बा बोल रहा है निब्बी को कि मैं माँ की कसम खा के बोलता हूँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। निब्बी बोलते तेरी मम्मी तो मरे 4 साल हो गया। सपना नहीं चलेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अबाउट योर प्रॉमिस, इट इज अबाउट योर रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज को पहले प्रॉमिसरी नोट बोलते थे, आज भी प्रॉमिसरी नोट है, बट उस प्रॉमिसरी नोट पे प्रॉमिस नहीं चलेगा। इट शुड बी ऑन अ रिटर्न पेपर। और जब किसी चीज को रिटर्न करके स्टैंप मार दिया जाता है, क्या मार दिया जाता है? स्टैंप। तो वो स्टैंप लीगल स्टैंप होता है, नोटरी स्टैंप होता है, वकील के पास जाके अटैच करवाने का, तो वो बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। समझा? मुझे किसी पर बहुत भरोसा है, मुझे किसी पर बहुत भरोसा है और मैंने उसको माल बेच दिया, लेकिन एज अ सेफ मैंने एक बिल पे, एक पेपर पर लिखवा कर ले लिया, ठीक है, कि वो मुझसे सामान लेकर जा रहा है, इतने दिन के बाद उसने साइन कर दिया और वो बिल मैंने क्या कर दिया? ड्रॉर में रख दिया, फाइल में लगा दिया। तो क्या उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके बाद उसको नोटरी करवाना था, स्टैम्प करवाना था, वकील के पास जाकर नहीं करवाया, तो वो प्रॉमिसरी नोट है। वो क्या है? लेकिन अगर वकील के पास चले गया, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह करा दिया, तो क्या बन जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। समझा? सो इट इज रिटन ऑर्डर इश्यूड बाय ड्रॉवर टू ड्रॉवी। कौन बना रहा है? ड्रॉवर। ऑब्जेक्टिव आता है, द मेकर ऑफ अ बिल इज कॉल्ड एज ड्रॉवर, द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल इज कॉल्ड एज ड्रॉवी, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन डिमांड और आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। पैसा दो, समय आने पर दो, या जब डिमांड किया जाएगा तब पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? इसमें टोटल कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है? 3। पहला ड्रॉवर, दूसरा ड्रॉवी, तीसरा पे। कभी कभी होता है ना, सर मैं फीस लाया हूं, बोला ओके जाते समय दे देना। जाते समय मैंने बोला कॉपी करो, मैं आता हूं, ठीक है, मैं आया जब तक तुम लोग गायब। मेरा टीवाई बीकॉम का लास्ट ईयर का बैच ऐसी था, 14 बच्चे थे, 12 लोग को केटी लगाए। 14 का बैच, 12 को क्या लगाए? केटी। क्यों? इसी वजह से सम पढ़ाया। अब सम पढ़ाने के बाद भाई मैं 1.5 घंटे का एक सम पढ़ा रहा, अमाल्गमेशन से बड़ा टॉपिक पढ़ा, 1.5 घंटा पढ़ाया, 3-4 पेज ऐसे 4-5 पेज मैंने पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद मैंने बेटा कॉपी कर लो, अच्छे से कर लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी नेचर कॉल आता है। जैसे मुझे नेचर कॉल आया, उनको मम्मी का कॉल आया, सासू माँ का कॉल, सॉरी, कल्टी। मेरे नेचर कॉल से लेटर आते तो ये पूरा बैच खाली। मैं ऊपर से दुआ किया, बोला भगवान इनको सबक जरूर सिखाना। भगवान ने बोला ज्यादा टाइम नहीं लगा, 2 महीना रुक जाओ। 2 महीने के बाद रिजल्ट आया, 14 में से 12 लोग को केटी, और वो 12 लोग वही थे जो लेक्चर छोड़ के जाते थे, गैंग बना के। हाँ वो 2 लोग बैठते थे, लड़कियां थी ना। क्यों बताओ? लड़कियों का नाम जान के करेगा क्या? शादी का रिश्ता लेके जाएगा क्या? नहीं। हाँ तो 12 भाग, वो लड़कियां थी। लड़कियां इज वेरी पंक्चुअल अबाउट देयर स्टडीज। वो अपनी पढ़ाई खराब नहीं करेगी, दूसरे का करियर खराब करेगी चलेगा, वो अपना पढ़ाई बर्बाद कभी नहीं करेगी। अच्छे अच्छे लड़के बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन लड़कियां बिल्कुल नहीं। बैक टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक। तुम लोग ही भटका मेरे को, इधर देखो। तो ड्रॉवर हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। मैंने हाँ पैसे पे, फीस पे अटका था, बार बार बोलना पड़ता है। मान लो तुम लोग ने बोला सर फीस लाया, मैंने बोला ठीक है बेटा लेक्चर के बाद। मैं बोला ठीक है तुम लोग सम कॉपी करो, तब तक मैं आता। मैं आने से पहले तुम लोग गायब। दूसरे दिन मैंने बोला कि बेटा फीस कल लाया तो दिया क्यों नहीं? सर आप नहीं थे ना। अरे तो नहीं था तो किसी बाहर काउंटर पे कोई तो बैठता, उसको दे दिया होता, रसीद बना दिया रहता, पूजा में से कोई भी तो रहता। तो बोलता सर मेरे को आप पे भरोसा है। अरे मैं मान ले मैं दुबई चला गया तो क्या मेरा पैसा नहीं देगा मेरा? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी कभी ड्रॉवर और ड्रॉवी 2 लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, और जब ड्रॉवी पैसा देने के लिए आता है, ड्रॉवर अपनी जगह पे नहीं रहता है, तो वो हमेशा बोलता है
कि मेरे एब्सेंस में किसी को तो पैसा देके जा। तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रसीद। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा। मैं ड्रॉवर ना, तो मुझे बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। तुम कौन है भैया? हाँ, तुम रसीद लेके जाओ। ड्रॉवर बोलता है कि मैं नहीं हूं ना, तो मुझे कॉल किया क्या? नहीं किया ना। कॉल करता तो मैं तेरे को बताता था ना किसको पैसा देना है। पैसा पे, किसको पे करना है। तो तीसरी पार्टी कौन हो जाएगी? मैं रहेगा तो पैसा किसको देने का? तो मैं ही पे ही हो गया। मैं भी ड्रॉवर, मैं ही पे ही। मैं नहीं हूं तो मेरी जगह पे किसी को तो पैसा देगा, उसको क्या बोलेंगे? पे। क्या बोलेंगे? पे। ड्रॉवर, ड्रॉवी और पे। ड्रॉवर कौन है? बिल बनाने वाला। ड्रॉवी कौन है? बिल एक्सेप्ट करने वाला। और जिसने पैसा रिसीव किया वो हो जाएगा पे। कभी कभी ऐसा उल्टा होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तुम रास्ते में मिले, तुमने मुझे पैसा दिया रास्ते में, रसीद आके दूसरे दिन लिया। पई मैं, ड्रॉवी तुम, बिल बनाने वाला कोई और। होता है कि नहीं? इसी को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ऐसा समझो। ना व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिल? भाई साहब ये टोटल 7 टाइप के बिल होते हैं। वो 7 टाइप के बिल के नाम खाली याद रखना, क्योंकि आउट में पूछता है। ट्रेड बिल। ट्रेड बिल मतलब जो व्यापार होता है, दो जो लोगों के बीच में जो एक्सचेंज होता है, उसमें जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है उसको ट्रेड बिल बोलते हैं। एक होता है अकोमोडेशन बिल। सो व्हाट डू यू मीन बाय अकोमोडेशन? लोकेशन के हिसाब से। इनलैंड बिल मतलब डोमेस्टिक बिल। फॉरेन बिल मतलब दो इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में जो बिल बनेगा। आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ बिल के बाद जो बिल बनता है, यानी आफ्टर डेट बिल और आफ्टर साइड, ऐसे दो कॉन्सेप्ट होते हैं। आगे डिटेल में है अपने पास। और बिल्स पेबल ऑन डिमांड और साइट, वो भी अपने पास ऑप्शन है आगे डिटेल में। बिल ऑफ एक्सचेंज जब बनाएंगे ना तब अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? इतने में कोई डाउट है? नाउ टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस में दो आता है बेटा, एक जनरल और दूसरा क्वालिफाइड। जनरल एक्सेप्टेंस मतलब मैं जो बोलूंगा तुझे मानना पड़ेगा। मैं जो बोलेगा तुझे मानना पड़ेगा। मैं कौन? ड्रॉवर। तुम कौन? तो मैं जो बोलेगा तुझे मानना पड़ेगा। मैं बोला 2 महीने का बिल है तो तुझे भी बोलना पड़ेगा 2 महीने का बिल। मैंने बोला 20,000, तुझे भी मानना पड़ेगा 20,000। मैंने बोला साइन कर तो तुझे साइन करना पड़ेगा। मतलब यू कैन नॉट मॉडिफाई द टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस। ड्रॉवर ड्रॉवी के टर्म्स एंड कंडीशंस में मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। उसको बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? लेकिन अगर देर इज अ मॉडिफिकेशन तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? एक एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम आए मेरे पास एडमिशन के लिए, मैंने बोला 20,000 रुपया फीस लगेगा। बोले सर चलेगा। मैंने ठीक है फॉर्म वॉर्म भर दिया। फॉर्म वॉर्म भरने के बाद मैंने बोला सर फीस लाया। मैंने ओके, मेरे को लगा पहला दिन का एडमिशन 20,000 पूरा लाएगा। जैसे बनाने से 10,000 कैश, 10,000 ऑनलाइन। मॉडिफिकेशन। सब पप्पा ने बोला डिस्काउंट मिलेगा क्या? स्पेशल कंडीशन। डिस्काउंट मांग रहा तो देने का, नहीं तो नहीं देने का, पता ना। सब पप्पा ने बोला 5,000 अभी, 15,000 अगले महीने देंगे। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। यू वांट टू चेंज योर टर्म्स एंड कंडीशन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो उसको क्या बोलेंगे अपन? क्वालिफाइड। क्वालिफाइड भी 5 तरीके का होता है। एक होता है टाइम के हिसाब से। मैंने बोला 3 महीने के अंदर पैसा बनेगा। कितने महीने के अंदर? तू 4 महीने के बाद भर रहा है। कंडीशन चेंज हो गया ना। मैंने 3 महीने का टाइम दिया था, तूने 2 महीने में भर दिया। क्या बोलेंगे? क्वालिफाइड है टाइम। समझा? टाइम में चेंज हो रहा है। दूसरा प्लेस। दूसरा क्या है? प्लेस। मैंने बोला फीस इधर आके भरने का, वाकोला ब्रांच में, तूने पार्ला वाले ब्रांच में भर दिया। भरा ना? प्लेस। एग्जाम्पल। हो सकता है अगले साल तक हो जाए। तुम लोग टाइम पे फीस भरो तो मैं मुंबई के हर एक कोने में भर सकता हूं फीस, ब्रांच नहीं। फिर अमाउंट। अमाउंट मतलब मैंने रसीद बनाया 20,000 का, तूने भरा 15,000। बोला मैं बोला बाकी का 5 बोला सर कल देता हूँ। बोला एक काम कर, 20 काटता नहीं, इसमें लिखता हूँ पेड ओनली 15,000, 5,000 टुमारो का डेट डाल देता हूँ। डेट में चेंजेस हो गया, अमाउंट में चेंजेस। दूसरा पार्टी। पार्टी मतलब
पढ़ने वाला कोई और, भरने वाला कोई और कंडीशन मतलब किसी इंपॉर्टेंट कुछ सिचुएशन आ जाता है या कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, या इन केस मैंने बोला अब 3 महीने के बाद दिया तो 12% ब्याज लगेगा, स्पेशल कंडीशन डाल दिया, साल का 12%, तो दिन का हिसाब से देखो तो कम ही है, समझा। सो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाती है तो उसको बोलता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बाय कंडीशन या टू कंडीशन। क्लियर है, मोटा मोटी समझने की जरूरत है कि अब बिल ऑफ एक्सचेंज जब करोगे तो तुमको समझ में आएगा। अब ज्यादा ध्यान दो, बिल ऑफ एक्सचेंज बनता कैसे, जितना भी हमने अभी तक डिस्कशन किया उस पर अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, सम कैसे करना है। 5 मार्क का एबीटी कंफर्म होना चाहिए, बोर्ड के एबीटी में भी कंफर्म 5 मार्क, ठीक है। अच्छे से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि 5 मार्क का एबीटी 15 मार्क, ये तो अभी जो एबीटी थे वो तो कॉलेज का था ना, बोर्ड का एबीटी बाकी है ना, बोर्ड के आंसर शीट पे दिए, तो फिर बोर्ड के आंसर शीट पे जो एबीटी होता है उसको बोर्ड का आंसर शीट बोलते हैं। हाँ तो ठीक है, तुम लोगों को बनाया है, प्रैक्टिस कराया है, कोई बात नहीं बेटा। अरे हाँ नहीं बेटा, ऐसा बनाने जो ऑलरेडी पैदा ही एड़ा हुआ है उसको बनाने का जरूरत है क्या? हाँ है ना, ऐसा मम्मी कैसा, मम्मी जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़े शाया नहीं करते थे, छोटी चड्डी पहनते थे, तो मम्मी कैसे बोलते, मम्मी बेटा 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 एक काम कर, खाना खा लेने तो गब्बर सिंह आ जाएगा, ड्रैकुला आ जाएगा। अरे तुमको प्रैक्टिस कराने के लिए एबीटी हुआ रहेगा अभी, अभी प्रैक्टिकल और ओरल्स का डेट कल ही तो आया है हमारा 24 से क्योंकि अभी बोर्ड का स्टडी मटेरियल रिलीज नहीं हुआ तो आंसर शीट। अरे तो प्रैक्टिस, चलो एक कहानी कहानी इधर देखो बेटी चंपा, पे अटेंशन बेटा। पहला इलस्ट्रेशन बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर, ड्रॉवी, अमाउंट, टेनर, डेट एंड डेट ऑफ बिल। 6 चीजें दी है, कितना ध्यान दे, ड्रॉवर ड्रॉवी, ड्रॉवर ड्रॉवी, ड्रॉवर ड्रॉवी, ड्रॉवर ड्रॉवी, अमाउंट, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। टोटल अपने को 6 चीजें दी जाएगी। कितनी चीजें? 6। आपको बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना है। सो सबसे पहले क्या करने का, एक मस्त पे के एक पेज लेने का, उस पे मस्त पे के एक बॉक्स बनाने का, समझा, ऐसा अबा डबल चौबा प्रॉपर, स्टार्ट विद द टॉप बॉटम, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो ज्यादा अच्छा है ये, और एक ही पेज में बिल ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। सेकंड पेज गया तो गया तू, ठीक है, एक पेज, और उस पेज पर ऐसा बॉक्स बनाने के बाद ऐसा मत बोलना इधर लाइन मारता हूं, इधर मारता हूं, इधर मारता हूं, इधर नहीं मारूंगा, इधर तो वैसे ही पेज खत्म, नहीं, चारों साइड से आएगा, और टॉप पर लिखने का बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ नाउ पे अटेंशन, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड में सबसे पहले यहां पर आएगा ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल। क्या बोला? 3 चीज, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल, 3। ड्रॉवर, ए ड्रॉवर मिस्टर प्रकाश राव, मिस्टर प्रकाश राव, 648 कॉमा कोरल प्लाजा, प्लाजा कॉमा एसबी रोड, पुणे, फुल स्टॉप, ठीक है। लेफ्ट साइड एकदम लाइन से दिख गया, देखो ड्रॉवर, और डेट ऑफ बिल क्या? 3 जून 2019, 3 जून 2019, ये हो गया आपका डेट ऑफ बिल, समझा? इतने में कोई डाउट है क्या? नहीं बेटा, आगे अब यहां पर प्यार से बनाने का स्टैंप, क्या बनाने का?
एक लाइन, दो लाइन, जैसी तेरी मर्जी, जैसी तेरी मर्जी है। एक लाइन में बना, दो लाइन में, तेरी मर्जी। स्टैम्प। उसके बाद अब अमाउंट, अमाउंट ऊपर भी बनाएगा तो भी चलेगा, नीचे भी बनाएगा तो भी चलेगा, दोनों ही वैलिडिटी रखता है। ठीक है, सो मैं यहां पे लिखता हूं अमाउंट। ठीक है, रुपीस। अब यहाँ पे अमाउंट क्या है, 44,500। पक्का 44,000। अब ये जो अमाउंट है वो ऊपर भी लिख सकते हैं या पैराग्राफ के नीचे भी लिख सकते हैं, दोनों ही राइट है। अरे दोनों ही राइट है, ऊपर नीचे क्या तो भी चलेगा, बट ये सारी चीजें उसमें होनी जरूरी है। अब ड्रॉवर डन, डेट ऑफ बिल डन, अमाउंट डन। अब जरा चेक करो टेनर क्या है, 3 मंथ्स। ब्रैकेट में आजू बाजू में कोई भी ऐसा वर्ड दिया कि आफ्टर डेट, आफ्टर साइड, ऐसा कुछ बोला है क्या बेटा? नहीं, नॉर्मल समय तो लिखने का 3 मंथ्स। जो सेंटेंस बोला वो सेंटेंस एज इट इज होना चाहिए। 3 मंथ्स आफ्टर डेट, कॉमा, 3 मंथ्स आफ्टर डेट। पे इज नॉट देयर, पे ही नहीं है ना, पे टू मी और माई ऑर्डर, पे टू मी और माई ऑर्डर। 3 मंथ्स आफ्टर डेट, कॉमा, पे टू मी और माई ऑर्डर, मुझे दे या मेरे ऑर्डर पे दे, ऑर्डर। द सम ऑफ रुपीज, सम ऑफ रुपीज 44,000, 44,500 only, comma, for the value received। ये अकेला लाइन आपको 2 मार्क्स देगा। 3 months after date, pay to me or my order of sum of rupees 44,500 only for the value received। मान ले इसमें से एक वर्ड गायब हो गया, आधा नंबर भी गायब। हाँ, कुछ टेंशन नहीं, केटी है। ठीक है, सो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट ऊपर की जगह पे नीचे लिखा तो भी चलेगा, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं। उसके बाद जहां पर ये पैराग्राफ खत्म होगा वहां पर एस डी डालो। एस डी मतलब सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ प्रकाश राव। प्रकाश राव, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब ये करने के बाद यहां पर आएगा नीचे, मैंने बोला ना ये अमाउंट ऊपर भी कर सकते हो और नीचे, जैसी आपकी मर्जी, ऊपर किया तो भी राइट है, नीचे किया तो भी राइट है। उसके नीचे आएगा 2, कॉमा, ड्रॉवर का नाम आ गया, ड्रॉवी का नाम अभी तक आया नहीं। ड्रॉवी मिस्टर राहुल देव, राहुल देव, कॉमा 236, कॉमा राजापुर रोड, जलगांव। खत्म। मैंने बिल बनाया, ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉवर एक बिल ऑफ, एक पन्ना लेगा, पन्ने के ऊपर 4 लाइन मारेगा, ऊपर लिखेगा बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर अपना नाम लिखेगा, अपना एड्रेस लिखेगा, अपना डेट ऑफ बिल लिखेगा। उसके बाद सामने जाएगा, स्टैम्प मारेगा, अमाउंट लिखेगा 3 मंथ्स आफ्टर डेट, पे टू मी और माय ऑर्डर ऑफ सम ऑफ फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। सामने वाले का नाम लिखा, सिग्नेचर मार के दे देगा, बोले ये ले जा, साइन करके दे, साइन करके दे, तभी तो एक्सेप्टेंस होगा, तभी तो माना जाएगा ना कि तूने मुझसे उधारी लिया है। तो ये जाएगा, ये बिल बनाने, बिल बनाएगा कौन, ड्रॉवर। अब ये बिल किसके पास जाएगा, ड्रॉवी के बाद। ड्रॉवी क्या करेगा, सिर्फ साइन और एक्सेप्ट, साइन और। अब तेरे पास जगह बहुत खाली है, जहां तुझे लगता है जगह बहुत खाली है, जहां पे तू 4 लाइन यूज कर सकता है, यहां पे भी कर सकता है, यहां पे भी कर सकता है, यहां पर भी कर, जहां तेरे को लगता है जगह ज्यादा खाली है वहां पर ये चीजें करनी है। क्या, एक्सेप्टेड। ठीक है,
एक्सेप्टेड, ऐसा दो स्ट्रोक मारो, सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ राहुल देव, राहुल देव, ठीक है। और एक डेट बची है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 7 जून 2019, ये आएगा। यहाँ पे आप डेट ऑफ एक्सेप्टेंस करके लिखा तो भी चलेगा, समझा। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कोलन डैश 7 जून 2019 लिखा तो भी चलेगा। ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट होता है। ये 5 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है, एबीटी में कंपलसरी पूछा जाता है। मतलब अगर तुमको कोई चीज पता है और उसके बाद भी तुम नहीं कर रहे हो तो तुमसे ज्यादा निहायती कोई नहीं हो सकता। बाकी के रिक्त स्थानों की पूर्ति आप कर लेना, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि एग्जाम के अंदर, एबीटी के अंदर तो पूछा ही है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेता है, तो 5-5 10 फिक्स, 5 मार्क एबीटी में, 5 मार्क बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के फॉर्मेट में बिल ऑफ एक्सचेंज भी दिया है एज एन ऑब्जेक्टिव्स। और कभी कभी पूछ लिया तो भाई तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए। पहले क्या होता था, सिलेबस चेंज होने के पहले कंपलसरी आता था 5 मार्क के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, तो कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स पूछते तो उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन उन्होंने अच्छा काम क्या एबीटी में कंपलसरी दिया कि बिना बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट के खत्म होगा ही नहीं। क्लियर है सबको? इसको बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं सर? ना कम तो, हाँ ना कम तो ये वाला क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन, सेम जैसा दिखता है वैसा ही आपको ये होमवर्क रहेगा, ग्रह पाठ। और अगर कोई ऐसा निहायती है जो नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं बेटा, अपने पास है, बहुत मौका है 12th का एग्जाम देने का। महाराष्ट्र बोर्ड कहता है कि मैं किसी को फेल नहीं करूंगा जब तक तुम नहीं चाहते पास होना, फेल होना, तो तुम डिसाइड करके आओगे। 12th के पेपर में वही बंदा फेल होएगा जो जाएगा और आएगा, कुछ भी लिख के आएगा, ऑब्जेक्टिव लिख के आएगा, भर के आएगा, दिमाग लेकर जाएगा, वो कर लेगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। बट वो ब्लैंक रहेगा तो भाई उसका कुछ होने वाला नहीं है। ना मूव टू नेक्स्ट फॉर्मेट। अब यहाँ पे ड्रॉवर, ड्रॉवी, अमाउंट, टेनर, डेटा बिल, डेटा एक्सचेंज के साथ पेई भी आ गया। पेई, पेई का नाम यहाँ पर ऐड हो गया, तो कहानी में ट्विस्ट भी ऐड हो जाएगा। आपको फॉर्मेट बनाना है, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखना है। सबसे पहले ड्रॉवर का नाम आएगा। चल बता, ड्रॉवर का नाम क्या है? देखो बेटा, बहुत मेहनत से लिख रहा हूं, मेरे पास आंसर पूरा रेडी था, मैं चाहता था तो पूरा कॉपी पेस्ट मार सकता था। लिखना इसलिए सिखा रहा हूं। लिखना क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि किसी के लिए बोलते जीवन दान हो सकता है, किसी किसी को बचाने का तरीका हो सकता है। बोलते हैं ना कि इंसान मरने वाला है, इंसान मरने वाला है और उसकी आखिरी सांसें चल रही है, लेकिन डॉक्टर तभी भी कोशिश करता कि बेटा बच जाएगा, ये बच जाना चाहिए, मरना नहीं चाहिए, तो वो डॉक्टर मैं। अरे मैंने 100 बातें बोली, उसमें से अगर एक बात भी तेरे कान तक पड़ गई और वो एग्जाम में अगर आ गया और वो 1 नंबर मिल गया तो तू पास, बाकी छोड़ दे। मैं क्या बोलता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं हमेशा मानता हूं मेरा लाइफ का एक ही पर्पज है, मुझे सबको नहीं पढ़ा, मैं उस एक इंसान के लिए पढ़ा रहा हूं जिसको मुझसे पढ़ना है। अब उस एक इंसान को ढूंढने के लिए मैं जितने लोगों को पढ़ा रहा हूं, वो पढ़े या अपनी जिंदगी बर्बाद करे, वो उनका खुद का डिसीजन है। बड़ा पर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, बस इस चीज का सेटिस्फेक्शन है कि अपन 2 घंटा 1.5 घंटा जो भी लेक्चर ले रहे हैं वो प्रॉपर ईमानदारी से ले रहे हैं। मैंने कराया, तुमने किया, दोनों का भला होगा, 2 तरफा प्यार सक्सेसफुल होता है। लेकिन मैं एक तरफा प्यार छोड़ नहीं सकता ना। बेटा माँ को कितना भी मार रहे, माँ मोह माया छोड़ेगी क्या बेटे के खिलाफ? नहीं, बेटी के खिलाफ नहीं। लेकिन बाद में जब
वही बेटा बड़ा हो जाता है, उसका बेटा मारता था, उसको समझ मैंने गलत किया था, कर्मा। हाँ तो वही बोलते करना। तो मैं नहीं कर सकता ना गलत, मैं तो मेरे को तो पढ़ाना ही पड़ेगा, तुम करो या ना करो। मिस्टर मुकुंद देसाई, नाम बोल, नाम मुकुंद देसाई, नंबर 14, कॉमा हेरिटेज हाइट्स, कॉमा वेरी गुड, फुल स्टॉप। फिर डेट ऑफ बिल आएगा, ड्रॉवर के नीचे क्या आएगा, डेट ऑफ बिल 16 जुलाई 2019। क्लियर है? उसके बाद स्टैंप आएगा। अब स्टैंप तो अपने हिसाब से कर ले, बट स्टैम्प कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अब अमाउंट ऊपर भी चलेगा नीचे भी चलेगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अमाउंट क्या है, 30,000। मेरे को हमेशा नीचे लिखना ज्यादा पसंद है अमाउंट, क्योंकि चेक भी नीचे का अमाउंट देखता है ना। अभी टेनर क्या बोला है, 90 डेज। क्या बोला है, 90 डेज। तो लिख रहा हूं 90 डेज आफ्टर डेट पे टू, पे का नाम श्रवण दवे पनवेल, श्रवण दवे कॉमा पनवेल, ठीक है। और पे टू मी की जगह पे नाम आ गया, और माय ऑर्डर, तो माय नहीं आएगा, हीज ऑर्डर, क्योंकि लड़का है, श्रवण लड़का है ना, तो हिज, लड़की होगा तो हिज, लड़की है तो हिज, लड़का है तो वे हिज। अपने को क्या मालूम श्रवण लड़का है कि लड़की है, नाम से तो हिज लिख रहा, समझ में आता, तो अपन हिज लिखेंगे। अभी किरण लिखा जाता है, किरण, किरण लड़का भी होता और शीतल, पढ़ा चुप चुप के देखा कि नहीं, शीतल नाम का लड़का भी आता है। सो अपने को अपना इंटेंस क्या बोलता है, श्रवण लड़का है तो हिज, पे टू श्रवण दवे पनवेल और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, क्या बोला है, 30,000 ओनली, 30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है। अब जो ऊपर अमाउंट लिखते थे वो नीचे लिखा तो भी चलेगा, जैसा मैंने आपको बताया, 30,000 ओनली। क्लियर है? उसके नीचे 2 आएगा, किसका नाम आएगा, ड्रॉवी, मिस्टर योगेश तिलक, नारायण पेट। भाई पुणे वाले सुनेंगे ना, तुम लोग को एंट्री नहीं देंगे। उसके बाद सिग्नेचर आएगा, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ मुकुंद देसाई। अब इसके बाद आपके पास जो मिस्टर लिखना है, लिख मत लिख, सिग्नेचर में अपन मिस्टर थोड़ी ना डालते, तो भी लिख दिया। अब एक्सेप्टेड, जहां तेरे पास ज्यादा जगह बचा वहां पे तो क्या लिखेगा, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर किसका आएगा सर, योगेश तिलक का आएगा। और उसके बाद डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 20 जुलाई 2019। हो गया सबका? बिल ऑफ एक्सचेंज दिखता कैसे समझा, बनाना कैसे समझ में आया? पहले वाले में ड्रॉवर और ड्रॉवी 2 ही लोग थे, इसमें पेई भी आ गया, तो अपने जो सेंटेंस है उसमें चेंज आ गया, बाकी ड्रॉवर ड्रॉवी वगैरह में कोई चेंजेस आया नहीं। ये आपके लिए क्या रहेगा, ग्रह पाठ, होमवर्क। सेम है, देखो, ड्रॉवर ड्रॉवी पेई, अमाउंट, पीरियड ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल, बट कहानी में ट्विस्ट,
आफ्टर साइट, तो लिखना क्या है 4 months आफ्टर साइट आएगा, आफ्टर डेट नहीं आएगा, आफ्टर साइट, आफ्टर डेट की जगह पे क्या आ जाएगा आफ्टर साइट, बस यही चेंजेस है, एक वर्ड चेंज करना है, डेट की जगह पे साइट। क्लियर है? नेक्स्ट वाला देखो जरा तुमको जमता है क्या। अनुराधा पाटिल 37 AICC टावर्स गोरेगांव मुंबई ड्रू अ बिल, बिल बनाया, तो सर ये जो जिसने बिल बनाया उसको अपन क्या बोलेंगे ड्रॉवर। देखो हमेशा ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे, पीरियड, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेट्रा ऐसा लिख के देता था, अब नहीं, अब सेंटेंस बोला है तो अपने को ड्रॉवर, ड्रॉवी सब ढूंढना पड़ेगा। ड्रॉ बिल ऑन 23 जनवरी, तो ये हो गया आपका डेट ऑफ बिल, बिल कब बनाया उसने 23 जनवरी को, फॉर 57,450, सो ये आपका अमाउंट ऑफ बिल हो गया। वॉज ड्रॉन फॉर 2 months आफ्टर साइट, तो ये आपका पीरियड हो गया, कितने समय का बिल है 2 महीने का। ऑन किसके नाम पर बनाया, शांति विश्वकर्मा नंबर 43 भोसले नगर सोलापुर। तो माय डियर्स ये जो है वो है आपका ड्रॉवी, शांति रख रहे। एंड पेबल टू यानी जिसको पे करना है, तो श्यामला काते नाशे के तो इसका नाम क्या होगा पे में आएगा, किधर आएगा सर, द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन 27 जनवरी, तो ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा। है ये नॉर्मल। सबसे पहला बिल ऑफ एक्सचेंज जब अपन बनाएंगे तो ड्रॉवर का नाम कॉर्नर पे आएगा, सर ड्रॉवर का नाम क्या आएगा अनुराधा पाटिल, मैं अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, करना तुमको है। अनुराधा पाटिल 37 AICC टावर्स गोरेगांव मुंबई 23 जनवरी 2020, लेफ्ट साइड में आएगा, स्टैंप आएगा, अमाउंट ऊपर नीचे कहीं भी लिखना लिखो चलेगा। 2 months आफ्टर साइट, पे टू श्यामला काते नाशिक और हर ऑर्डर, ठीक है, और हर ऑर्डर एट फॉर द सम ऑफ 57,450 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। सेंटेंस समझा। 2 months आफ्टर साइट, पे टू श्यामला काते नाशिक और हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 57,450 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। उसके बाद नीचे अमाउंट ऊपर लिखा है तो नीचे नहीं लिखना, नीचे लिखा है तो ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। तो आएगा ड्रॉवी का नाम क्या आएगा सर, शांति विश्वकर्मा नंबर 43 भोसले नगर सोलापुर। फिर सिग्नेचर यहाँ पर लास्ट में लेफ्ट साइड में आ गया, और बाद में जहां पर मिला जगह वहां पर एक्सेप्टेड सिग्नेचर, किसका नाम आएगा शांति विश्वकर्मा, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 27 जनवरी। क्लियर है क्या रे बेटा, पक्का। HW टेक्स्ट क्वालिफाइड वापस, मिस्टर अमोल साने 42 गंगाधाम MG रोड रत्नागिरी ड्रॉज अ बिल, तो ड्रॉज यानी किसका नाम है ड्रॉवर, 45 डेज, तो ये आपका क्या होता है पीरियड ऑफ बिल 45 दिन का, किसके नाम पर सागरिका माने 345 का कोमेटकर रोड पुणे, तो ये हो जाएगा सर ड्रॉवी, किसके नाम पर बना है वो 18,750, ये आपका अमाउंट हो गया बेटा। अमाउंट कभी फर्स्ट, ये हो गया आपका डेट ऑफ बिल, कौन सी तारीख को बनाया, विच वॉज एक्सेप्टेड ऑन, लेकिन बिल एक्सेप्ट कब हुआ 4 मार्च को, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर 15,000 ओनली बाय मिसेस सागरिका माने। सागरिका माने कौन है अपनी ड्रॉवी, ड्रॉवी यहाँ पे पेई का नाम दिया, तो सिंपल से क्या आएगा ध्यान दो, लेफ्ट साइड में ड्रॉवर का नाम आएगा, ड्रॉवर का नाम क्या है अमोल साने 42 गंगाधाम MG रोड रत्नागिरी, डेट ऑफ बिल क्या आएगा सर 1 मार्च 2020, स्टैंप आएगा, अमाउंट आएगा, है ना, फिर कितने दिन का बिल है 45, तो 45 डेज आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज
18,750 फॉर द वैल्यू रिसीव। 2 में किसका नाम आएगा? सागरिका माने का नाम आएगा, सिग्नेचर करके करने का। अब एक्सेप्टेड में क्या करना है, तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, सिर्फ एक्सेप्टेड जहां पे लिखोगे ना आप, एक्सेप्टेड सिग्नेचर सागरिका माने, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या बोल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 4 मार्च 2020, बट ब्रैकेट में लिखना ओनली फॉर 15,000 ओनली। समझा? यानी सिर्फ हमने बिल कितने महीने कितने के लिए एक्सेप्ट किया है? 15,000 के लिए। कितने के लिए? 15,000। इसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? समझा? अमाउंट सिर्फ, भाई तुम्हारा बिल 18,750 का चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ 15,000 के लिए लायबल हूं, मैं सिर्फ 15,000 का बिल एक्सेप्ट कर रहा हूं। समझा? क्लियर है? सेम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज अ टाइम। अब यहाँ पे टाइम के हिसाब से पूरा कहानी राम कथा ये सेम ही रहेगा। पार्टनर्स ऑफ गिरजा पब्लिशिंग हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई, समीर गुप्ता। तो समीर गुप्ता ड्रॉवर का नाम है, और ये पूरा का पूरा उसका एड्रेस हो गया। तो ये ड्रॉवर है। कौन है सर? ड्रॉज अ बिल। क्या बोला सर? ड्रॉज अ बिल फॉर 1 मंथ। 1 महीने का बिल है, यानी पीरियड 1 मंथ आएगा। कौन सी तारीख को बिल बनाया उसने? 9 फरवरी। कितने का बिल बनाएगा? 62। किसके ऊपर बनाएगा? तो ये कौन है? नम्रता कोकिल, पनवेल रोड, खारघर। ये कौन है सर? ड्रॉवी। पेबल टू मिस मेसर्स विद्या ट्रेडर। तो ये पेई का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? पेई। मतलब यहाँ पे कितनी पार्टी इन्वॉल्व है? 3। हाँ है ना? फिर वॉज एक्सेप्टेड ऑन द सेम डे फॉर 2 मंथ्स। कितने महीने के लिए? बिल कितने महीने का है, बट एक्सेप्ट कितने महीने के लिए कर रही है? तो ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हुआ। तो एक्सेप्टेड लिखते समय क्या लिखोगे? एक्सेप्टेड सिग्नेचर, ड्रॉवी का नाम, रेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ब्रैकेट में ओनली फॉर 2 मंथ्स, ओनली फॉर 2 मंथ्स, ओनली फॉर 2 मंथ्स। यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों क्या है सर आपका? सेम है। बोला ना एक्सेप्टेड ऑन द सेम डे, यानी 9 फरवरी 2020 विल बी द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। समझा? अरे है ना? कभी अमाउंट के बारे में बोलेगा, कभी टाइम पीरियड के बारे में बोलेगा, बस यही आसपास में घुमाने की कोशिश करेगा। बनाने का तरीका विल बी द सेम। डिमांड बिल में क्या होगा? डिमांड बिल, ड्रॉवर, ड्रॉवी, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, अमाउंट। देखो यहाँ पे पीरियड नहीं दिया है, दिया क्या? कितने महीने का बिल बना? नहीं, कुछ नहीं दिया। तो इसका तो डायरेक्टली ऑन डिमांड है। क्या है सर? ऑन डिमांड। तो लिखते समय कैसे? ऊपर ड्रॉवर का नाम लेफ्ट साइड में आएगा, ड्रॉवर का नाम आएगा, ड्रॉवर का एड्रेस आएगा, ड्रॉवर डेट ऑफ बिल आएगा, स्टैम्प और अमाउंट सबको सेम आएगा। खाली लिखना ऑन डिमांड, ऑन डिमांड, पे टू मी और माई ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज 38,740 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। जब मांगूंगा तब देना पड़ेगा। तो आज बिल लेकर गया, शाम को मेरा मन किया मैं मांग सकता हूं। ऑन डिमांड है ना? तूने बोला 1 महीने बाद दूंगा, भाई मैं तेरे पे भरोसा नहीं करता। हाँ, मैं जब मांगूंगा तब मैं मुझे दे। हाँ ठीक है सर, जब तो मैं 2 दिन के बाद ही मांग रहा हूँ, पैसा देना पड़ेगा। ऑन डिमांड। फिर सिग्नेचर, हाँ ऑन डिमांड, मेरी मर्जी। हाँ, तो जब पैसा दे ही रहा है तो बिल बनाएगा क्यों? ऑन डिमांड नहीं, जब पैसा देना ही है तुरंत, तो बिल में पड़ेगा क्यों? हाँ चलो आगे। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट इंट्रो लेक्चर, जो डेट का कैलकुलेशन है। बार बार सुना तो है, डेट ऑफ बिल सुना है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस सुना है। एक वर्ड था आफ्टर डेट और आफ्टर साइट, सुना है ना? उसी पर डिस्कशन करते हैं। ध्यान दो, आपका डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या है? एग्जाम में इंपॉर्टेंट, हाँ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक कैलकुलेशन एग्जाम में कंफर्म पेपर में आएगा, एक कैलकुलेशन, 1 मार्क गारंटेड है।
सर 1 मार्क के लिए पढ़ाओगे? पढ़ाना पड़ेगा। कभी कभी गेम खेल लेते हैं ना, बोर्ड वाले कुछ भी कर सकते हैं। देख बेटा, डेट ऑफ ड्रॉइंग और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, पेबल और ड्यू डेट। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये मेरा लीगल ड्यू डेट है। कौन सा? वैसे ड्यू डेट दो तरीके के होते हैं बेटा। ड्यू डेट कितने तरीके के होते हैं? दो। एक होता है नॉमिनल ड्यू डेट और एक होता है लीगल ड्यू डेट। नॉमिनल मतलब कैलकुलेशन के बाद जो आया वो नॉमिनल, 3 दिन ऐड करके जो आया उसको बोलते हैं लीगल। और बिल ऑफ एक्सचेंज में एक इंपॉर्टेंट है कि 3 दिन का आपको मिलता है ग्रेस डेज, समझा? और 3 दिन ऐड करने के बाद जो आपका लीगल डेट आता है वो पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए। सब पब्लिक हॉलीडे मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आपने, मैंने बोला आज से तारीख कितनी है? 7 है ना? 6 तारीख है 7 तारीख है? 7 तारीख है। मैंने किसी को बोला 20 दिन बाद पैसा चाहिए, तो 20 दिन बाद आ रहा है 26 जनवरी। 20वें दिन क्या आ रहा है? 26 जनवरी। अब मैंने बोला 26 जनवरी को पैसा चाहिए। अब 26 जनवरी क्या है? पब्लिक हॉलीडे। तो 26 जनवरी के दिन जो जो पैसा आना चाहिए था, अब वो पैसा 25 को ही आना चाहिए, एक दिन पहले। आपने बिल बनाया, बिल बनाने के सामने इतना तो दिमाग था ना कि आपने बिल, डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आपको पता है, तो बिल बनाया ना, बिल बनाया आपने और उसका कैलकुलेशन करने का काम तो आपका ही है। बिल बनाने के लिए तो बना लिया, 20 दिन का वादा करना था आपने कर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर भी लिया, लेकिन जब बिल का पैसा देने का टाइम आया तो आपने देखा 26 तारीख पड़ी है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक दिन पहले उसको ऑनर करना है। लेकिन पब्लिक हॉलीडे में 2 ही फिलहाल माना जाता है, महाराष्ट्र में 3, बाकी दुनिया में 2, 15 अगस्त और 26 जनवरी। किसी को पता है 15 अगस्त को क्या होता है? अपना देश। और 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन लागू, तो उसको क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। और महाराष्ट्र के अंदर 1 मई भी आ जाता है, 1 मई, बिकॉज वो महाराष्ट्र दिन माना जाता है ना। लेकिन अगर मान लो कभी कभार बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू करने के टाइम पर आपको कुछ पता नहीं है, एंड जिस दिन आपका बिल आ रहा है क्लियरेंस में, उस दिन गवर्नमेंट ने छुट्टी दी है, इमरजेंसी हॉलीडे। एक समय था जब मोदी जी रात को 8 बजे आके बोलते थे कि एक दिन का लॉकडाउन है, तो आप घर पे थालियां लेके बैठे थे। अब क्या पता था वो एक दिन का छुट्टी 6 महीने का छुट्टी 1 साल का छुट्टी बन जाएगा। अरे तो वो नेशनल इमरजेंसी थी ना, तो नेशनल इमरजेंसी के दिन जो जो पैसा मिलने वाला था वो एक दिन बाद टल जाएगा, बिकॉज नेशनल हॉलीडे, इमरजेंसी डे। क्लियर है? चलो ध्यान दे रहे बेटा। डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, पेबल। आपको इस तरीके के चार्ट में 2 चीजें देखनी है, आफ्टर डेट, आफ्टर डेट, आफ्टर डेट, आफ्टर डेट। 4 क्वेश्चन आफ्टर डेट है और 1 क्वेश्चन आफ्टर साइट है। आफ्टर डेट का कैलकुलेशन ड्राइंग पे आएगा। अरे किस पे आएगा? वापस बोल रहा हूं, आफ्टर डेट का कैलकुलेशन किस पर आएगा बेटा? ड्राइंग पे। डेट ऑफ ड्राइंग किस पे? डेट ऑफ ड्राइंग। 30 जनवरी, 30 जनवरी 60 डेज बोला है, तो जनवरी के बाद क्या आता है? 30 फरवरी आएगा। गोली मार दूंगा अगर वहां बोला तो। 28 फरवरी आएगा। तो अभी कितना दिन हुआ सर? रुको सर, रुको। 60 डेज, 60 दिन लेना है। कितना दिन लेना है? अब रिमझिम का कैलकुलेशन थोड़ा स्लो है, उसको समझाता, सुबह समझा रहा था। 60 डेज, ध्यान दो। 30 जनवरी क्वेश्चन में दिया है, जनवरी में कितना दिन होता है? 31। तो इसका मतलब जनवरी में सिर्फ एक ही दिन आ सकता है। फरवरी में कितना दिन होगा? 28। तो टोटल कितना हो गया? 29। तो 60 में से 29 गया, 31 है ना। सो
अब मुझे बता क्या मार्च में 31 डेज होता है? अरे क्या मार्च में 31 डेज होता है? तो अगर मैं नॉमिनल ड्यू डेट के पीछे भाग रहा हूं, अगर मैं नॉमिनल ड्यू डेट देख रहा हूं, तो नॉमिनल ड्यू डेट मेरा होगा 31 मार्च 2019। अरे क्या होगा? 31 मार्च 2000। और अगर मैं लीगल ड्यू डेट देख रहा हूं तो 3 अप्रैल 2019। 3 दिन ऐड करके, 3 दिन ऐड करके, समझा? 31 मार्च मेरा आखिरी दिन होगा पैसा भरने का, लेकिन लीगल ड्यू डेट के हिसाब से 3 दिन एक्स्ट्रा मिलता है। कितना दिन एक्स्ट्रा? 3 दिन प्लस 3, समझा? वापस से आ जा। आफ्टर डेट कितना महीना? 12 के बाद कौन सा महीना आता है? दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, तो 23 जनवरी 2020 आएगा। और अगर 26 जनवरी देखो 3 दिन ऐड किया, 3 दिन ऐड करके क्या 26 जनवरी आ रहा है, तो 26 नहीं लेना है, कितना लेना है? 25। अच्छा, पहले वाला मेरा नॉमिनल है, दूसरा वाला मेरा क्या है? लीगल है। क्वेश्चन में कुछ भी, अगर सिर्फ क्वेश्चन में बोला है ड्यू डेट, तो मैं 101% बोलता हूं कि आप लोग उसको क्या समझना? लीगल डेट। कौन सा डेट? अरे समझ में आ रहा है बेटा? तो इस हिसाब से ये 3/4/2019 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25/1/2019। वापस आ जा। एक महीना 20 सॉरी, वो मैं देखा ही नहीं। एक महीना वापस। जनवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी। अरे जनवरी के बाद क्या आएगा? 28 जनवरी के बाद एक महीने का डेट बोला है, तो 28 जनवरी का 28 फरवरी आएगा, एक महीना। बट 3 दिन एक्स्ट्रा, तो 28 फरवरी आखिरी दिन होता है, तो 3 मार्च। क्या आ जाएगा सर? 3 मार्च 2019। 2019 ये डेट सब गलत दिया है यहाँ पे, तुम इसके हिसाब से जा रहे हो ना। 45 डेज कितना बोला है? 45 डेज। अब डेज बोला तो थोड़ा ध्यान देने का। जून में कितना दिन होता है? जनवरी फरवरी मार्च मई जून, कितना? 30 दिन। तो ये तो आखिरी दिन बना है, तो इसका मतलब जुलाई का पूरा 31 डेज लेना है अपने को। लेना कितना? 45 में से जुलाई का 31 निकाला तो 14 तारीख बचा। तो अगस्त का 14 डेज, अगस्त का कितना दिन? तो 45 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्लस 3 कर दे तो 17 अगस्त 2019। 17 अगस्त 2019। 14 और 3 कितना? 17। 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा ना। 3 दिन एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? ऐड। समझा? ये सब कैलकुलेशन किसका है? आफ्टर डेट। किसका है? आफ्टर साइड में उल्टा होता है, इसका कैलकुलेशन इसके हिसाब से होगा। एक्सेप्टेंस किसके हिसाब से? चल तारीख बोल। 21 अगस्त, 3 महीना। तो सिंपल सी बात है, 21 अगस्त 2019, 3 महीना ऐड कर। 8 3 11, 8 3 11, सिंपल है। 3 दिन एक्स्ट्रा, तो 24/11/2019 हो गया तेरा डेट। मंथ्स का कैलकुलेशन करना आसान है बेटा। मंथ के नीचे मंथ लिख, डेट के नीचे 3 लिख। मंथ के नीचे मंथ, डेट के नीचे 3। ऐड करने पे जो तारीख आ रही है, अगर वो पब्लिक हॉलीडे तो एक दिन पहले, पब्लिक हॉलीडे नहीं तो वही तारीख तेरी क्या हो जाएगी? लीगल ड्यू डेट। क्लियर है? सेम आपको यहां पर भी देखने के लिए मिल रहा है। पहले क्वेश्चन को डिवाइड करो, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट। आफ्टर डेट, आफ्टर डेट, आफ्टर डेट। नाउ पे अटेंशन, ध्यान दे रहे बेटा। 45 डेज कितना बोला है? अरे 45 डेज क्या बोला है? जनवरी में कितना दिन होता है? 31 में से 3 गया। अरे 31 में से 3 गया, 28 डेज ऑफ जनवरी। 28 डेज ऑफ जनवरी। आपको कितना दिन चाहिए? 28 निकाल दे बेटा। 17 आ रहा है, तो इसका था 17 दिन किसका? अरे 17 दिन किसका? 17 दिन किसका? तो 17 फरवरी 2020। 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर, 20 फरवरी। अरे समझा? 17 तारीख तेरा नॉमिनल डेट, 3 दिन ऐड किया तो क्या हो गया? 20 फरवरी। तारीख समझ में आ रहा है? अरे कैलकुलेशन कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है?
1 माह का कैलकुलेशन होगा। कितने माह का? 1 माह का। वापस अब ये तो मंथ में बोला है, इजी है। 23 नवंबर 2019, अरे है ना, 2 महीना, महीने के नीचे है महीना, तारीख के नीचे है तारीख। अब सवाल क्या पैदा होता है? 23 और 3 26, 11 और 2 13 होता है, 13 मतलब 1 + 1 2020। 26 जनवरी आ रहा है, 26 जनवरी मतलब 25, अरे समझा? लीगल 25 जनवरी 2020 और 23 जनवरी 2020, तारीख ऊपर नीचे हो गया, समझा? 23 जनवरी 2020 और 25 जनवरी 2020, समझा? 60 डेज, वापस क्या बोला है? 60 डेज। दिसंबर बोला है, दिसंबर में कितना दिन होता है? 31, उसमें से 23 गया तो बचा कितना? 8। दिसंबर का 8 दिन, दिसंबर का 8 दिन। जनवरी का 31 डेज, 39 हो गया। आपको यहाँ पर 60 डेज कंप्लीट करना है, तो गैप कितना रहा? 21। तो अगला महीना कौन सा है? फरवरी, 21 फरवरी 2019, 3 दिन ऐड कर, पक्का? ये आपका आफ्टर डेट वाला कैलकुलेशन है। कौन सा है? सेम आपको आफ्टर साइड करना है, बट आफ्टर साइड में आप कैलकुलेशन इसके हिसाब से करोगे। और दोनों मंथ का है ना, 12 अप्रैल 2029 दिया उधर, 19 आएगा। 4 महीना बोला तो 4 महीना ऐड कर, 12 8 19, 3 दिन ऐड कर, 3 दिन, 12 3 15 होता है। 15 अगस्त छुट्टी होता है तो 1 दिन पहले। सेम अगस्त है, 20 अगस्त 2019, 4 महीना ऐड कर तो 8 4 12 होता है, तो 20, तो 20 12 और 3 दिन 23 12 19, समझा? सिर्फ फर्क क्या? आफ्टर डेट और आफ्टर साइड। आफ्टर डेट, डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेट। आफ्टर साइट में एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। क्लियर है? कोशिश, ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा, यानी इट विल टेक हार्डली 10 मिनट का प्रैक्टिस, 10 मिनट के प्रैक्टिस पे डेट्स का पकड़ अच्छे से हो जाएगा। यू विल गेट 1 मार्क इजीली। और हमेशा ऐसा देखा गया कि 1 मार्क का कैलकुलेशन पूछा ही जाता है। 99% बोल दो 15 अगस्त और 26 जनवरी पूछेगा। अच्छा, 26 जनवरी और 15 अगस्त पूछा तो याद रखना उसमें भी गेम खेलेगा। 25 जनवरी 2 बार देगा, एक में 2019, एक में 2020। तो वो मार्क करते समय भी ध्यान देना कि 19 पे कर रहे हो कि 20। कैलकुलेशन किसका आ रहा है? 25 जनवरी 25 जनवरी 25 जनवरी 19, 25 जनवरी 20, 26 जनवरी 19, 26 जनवरी 20, ऐसा 4 डेट दे देगा। तो आपको जो एग्जैक्ट डेट है वो ध्यान से करना पड़ेगा। अरे बात समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा हूं मैं, समझा? तो पहले आज मैं क्या किया, आज तुम्हारा 5 मार्क का एबीटी 100% कंफर्म हो गया। इन केस अगर बोर्ड में 5 मार्क का ये फॉर्मेट आ गया तो उधर भी 5 मार्क मिलना चाहिए, प्लस ऑब्जेक्टिव्स। चाहे आपका एबीटी का एग्जाम हो, चाहे आपकी बोर्ड के एग्जाम्स हो, अगर उसमें डेट का एक भी कैलकुलेशन आ गया तो मार्क्स मिलना चाहिए। तीसरा, कैलकुलेट द फॉलोइंग में भी कभी कभार डेट्स का कैलकुलेशन पूछ सकता है, तो वहां पर भी आपका 1 मार्क कंफर्म हो जाना चाहिए। छोटी छोटी मतलब, लेकिन बड़ी बड़ी बातें हैं, ये छोटा छोटा कैलकुलेशन है लेकिन पूरा का पूरा मार्क्स देकर जाने की पोटेंशियल रखता है। समझा? क्लियर है? अगर आपका ये बेसिक्स पूरा अच्छे से क्लियर है तो यू विल गोइंग फॉर द प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। ठीक है? समझा? अब आप पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्री करने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझ के सम सॉल्व करने के लिए। डिफिकल्टी है क्या? श्योर? चलो कर लो फुला।